नमस्कार दोस्तों, आज पेश है आपके सामने खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी हुई स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये कहानी आपको NCERT का जो इंग्लिश का सिलेबस है 11वीं क्लास के लिए उसमें आपको पढ़नी पड़ती है और इस वीडियो में हम इस कहानी की हिंदी एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कहानी का दूसरा भाग है और इस कहानी का जो पहला भाग है वो भी इस चैनल पे पहले से मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को भी जरूर देखें। इससे आपको कहानी को पूरी तरह से समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले भाग में हम देखते हैं कि कैसे जो राइटर हैं अपनी बूढ़ी दादी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। ये शहर आते हैं तो शहर का जो माहौल होता है उसके कारण दादी और लेखक के बीच का जो ये गहरा रिश्ता है ये थोड़ा बिखर सा जाता है। और इसके साथ ही लेखक एक नए स्कूल में शुरुआत करते हैं जहाँ की पढ़ाई लिखाई और जो सोच है वो गांव के वातावरण से जिसमें कि दादी भीगी हुई थी काफी अलग है। तो यहाँ तक हमने पहले भाग में देखा, अब देखते हैं दूसरे भाग में क्या होता है। She said nothing but her silence meant disapproval। वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा इस बारे में, लेकिन उनके ना बोलने से उनका जो disapproval है, मतलब वो खुश नहीं है इस बात दैट। और उसके बाद मेरी उनसे बहुत ही कम बात होती थी। When I went up to university, और जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own। मुझे मेरा खुद का एक कमरा दिया गया था। The common link of friendship was snapped। और हमारे बीच में जो एक फ्रेंडशिप का लिंक था, क्योंकि पहले हम एक ही कमरे में रहते थे, तो ये जो कड़ी थी वो snapped, टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation। मेरी दादी ने जो अपना अकेलापन है seclusion, उसे अपनी हार मान ली थी resignation। तो कहने का मतलब ये है कि जो दादी थी उन्होंने भी अब ये मान लिया था कि अब वो अकेली हो गई है। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। और वो शायद ही ऐसा होता था कि वो जो अपना चरखा है उसे छोड़ती, मतलब वो दिन भर उसी पर बैठ के काटती रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel reciting prayers। सुबह सूरज के आने से सूरज के जाने तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती और reciting prayers, प्रार्थनाओं को याद करती। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा आराम करती थी ताकि स्पैरोज, जो चिड़िया हैं, गोरैया उन्हें खिला सकें। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits। और जब वो बरामदे में बैठ के रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping। तो 100 की संख्या में ये जो छोटी छोटी चिड़िया हैं उनके आसपास आके बैठ जाती और वहां पर सच में वेरिटेबल बेडलम, जो शोर का हंगामा है, वो मचता। बेडलम ऑफ चिरपिंग। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ आती और दादी की टांगों पे बैठ जाती। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। और कुछ आती और उनके कंधों पे बैठती। सम इवन सेट ऑन हर हेड। और कुछ जो है उनके सर पे बैठ जाती। शी स्माइल बट नेवर शूड देम अवे। वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्होंने वहां से उन्हें भगाया नहीं। शूड। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और ये जो समय था आधे घंटे का उनके दिन का सबसे खुशी से भरा हुआ आधा घंटा होता था। When I decided to go abroad for further studies, और उसके बाद जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रोड, विदेश में पढ़ने का निर्णय लिया, I was sure my grandmother would be upset। मुझे पक्का यकीन था कि मेरी जो दादी है वो जरूर दुखी होगी, अपसेट। I would be away for 5 years and at her age one could never tell। मैं 5 सालों के लिए बाहर होऊंगा और जिस उम्र में वो है आप कह नहीं सकते। तो कहने का मतलब है मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था और वो एक बूढ़ी महिला थी और 5 साल में कुछ भी हो सकता है। शायद मैं उन्हें My grandmother could। लेकिन मेरी दादी देख सकती थी कि क्या होने वाला है। She was not even sentimental। वो जरा सी भी भावुक सेंटिमेंटल नहीं थी। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आई लेकिन उन्होंने ना तो कोई बात की और ना ही कोई इमोशन, जो भावुकता है, वो दिखाई। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer। उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना में
हिल रहे थे और उनका जो मन था वो प्रार्थना में डूबा हुआ था. Her fingers were busy telling the beats of her rose. व्यस्तता के साथ जो प्रार्थना करने वाली माला है उसके मन को पर घूम रही थी. Silently she kissed my forehead. बहुत ही चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को forehead चूमा. And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैं वहां से चला तो मैंने उन भीगे हुए को संजोया. cherished मतलब मैंने उन्हें अपने मन से लगा लिया जो भीगे हुए छाप मेरे माथे पर मेरी दादी ने दिए थे और शायद ये एक साइन था कि शायद ये हमारे बीच का अंतिम हो. But that was not so. लेकिन ऐसा नहीं था. After 5 years I came back home and was met by her at the station. मैं 5 साल के बाद आया और वो मुझे लेने के लिए स्टेशन पे खड़ी थी. She did not look a day older. वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं थी. मतलब जैसा छोड़ के गया था मेरी दादी अब भी वैसी थी. She still had no time for words. उसके पास अभी भी शब्दों के लिए समय नहीं था. And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब मेरी दादी ने मुझे clasped अपनी बाहों में जकड़ा मैं तब भी सुन सकता था कि वो भजन गा रही हैं. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she had fed longer with frivolous rebukes. यहाँ तक कि मेरे आने के पहले दिन भी उसका सबसे प्यारा पल वो था जब वो अपनी चिड़ियाएं या गोरैया के साथ थी जिन्हें वो और भी ज्यादा लंबे समय और छोटी मोटी फटकार के साथ frivolous rebukes वो दाना डाल रही थी. In the evening a change came over her. शाम को क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई बदलाव आ गया. She did not pray. उस दिन दादी ने पूजा नहीं की. She collected the women of the neighborhood. उसने आसपास की जो मोहल्ले की औरतें थीं उन्हें बुलाया. neighborhood. Got an old drum. एक पुराना जो ढोलक है उसको लिया and started to sing. और फिर वो गाने लगी. For several hours thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. बहुत घंटे तक वो ढीली पड़ चुकी जो तबले की खाल होती है sagging skin जो कि खुद एक पुराने ढोलक dilapidated drum का हिस्सा थी पे थपकियां देके वो जब शूरवीर वॉरियर घर आते हैं तो उस की तर्ज पे वो गुनगुनाती रही या गाती रही. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमें उसकी मिन्नत करनी पड़ी persuade कि अब आप मत गाओ ताकि ऐसा ये चीज उन पे भारी पड़े. मतलब ऐसा देर तक गाना वो भी इतने जोर जोर से इस उम्र में शायद उनके लिए ठीक नहीं होता. overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. और ये पहली बार था जब से मैंने उन्हें जाना था कि आज मेरे घर आने पे उन्होंने प्रार्थना जो हमेशा करती थी वो उन्होंने नहीं की बल्कि मेरे आने की खुशहाली मनाई. The next morning she was taken ill. और दूसरे दिन ही वो बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. एक हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं ये चला जाएगा. But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी ने कुछ और ही सोचा था. She told us that her end was near. उसने हमें बताया कि उनका जो आखिरी वक्त है वो अब आ चुका था. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. और दादी ने कहा क्योंकि जिंदगी का जो अंतिम अध्याय था ये चैप्टर था उनकी लाइफ का उन्होंने उस दौरान जो प्रार्थना वो करती थी उसे छोड़ दिया था. टाइम टॉकिंग टू अस. और अब वो प्रार्थना करना चाहती थी और इसलिए वो चाहती थी कि अब हम लोग ज्यादा बात ना करें ताकि वो अपनी प्रार्थना कर सकें. वी प्रोटेस्टेड. हमने विरोध किया. प्रोटेस्टेड. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी इग्नोर कर दिया हमें. She lay peacefully in bed praying and telling her beads.
वो अपने बिस्तर पे बहुत ही शांति के साथ लेटी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी और अपनी माला इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इस बात का हमें जरा सा भी अंदेशा होता इससे पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। उनके जो होंठ थे वो हिलने बंद हो गए और वो जो उनकी पूजा की माला थी वो उनकी बेजान उंगलियों में से गिर पड़ी। पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति से भरा हुआ पीलापन pallor उनके चेहरे पर छा गया और हम जान चुके थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed and is customary on the ground and covered her with a red shroud. फिर हमने उन्हें लिफ्ट ऑफ किया, उठाया बिस्तर से, और जैसा कि चलन है कस्टमरी, उन्हें जमीन पे रख दिया और उनके ऊपर हमने एक लाल कफन श्राउड ओढ़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग ओढ़ा दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। कुछ घंटों के दुख और अफसोस मोर्निंग करने के बाद हम उनके अंतिम काज फ्यूनरल को करने का प्रबंध करने लगे। In the evening we went to her room with a stretcher to take her to be cremated. और शाम को हमने क्या किया कि एक क्रूड स्ट्रेचर जिसपे आप लिटाते हैं, जो लकड़ी का होता है, लेकिन ये क्रूड मतलब कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, इस तरह के स्ट्रेचर पे हमने उन्हें शमशान घाट अग्नि में उन समाने के लिए हम वहां गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. जो सूरज है उस समय डूबने वाला था और उसने मेरी दादी के रूम को और बरामदे को एक सुनहरी रंग के प्रकाश में बया हुआ था। We stopped halfway in the courtyard. और उसके बाद हम जो आंगन था वहां पर रुक गए। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered. और बहुत ही इमोशनल लाइनें हैं, जरूर सुनिएगा। तो बरामदे के हर तरफ और उनके रूम में जहां पर वो एक जकड़ी हुई अवस्था में लाल कफन में बंधी हुई पड़ी थी, wrapped up, thousands of sparrows sat scattered, wrapped up, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों की संख्या में वहां पे ये गोरैया जो चिड़िया हैं ये हर तरफ scattered फर्श पे बैठी हुई थी। There was no chirping. वो कोई भी आवाज भी नहीं कर रही थी। We felt sorry for the birds and my mother felt उन चिड़ियों को देख के, और जो मेरी माँ थी वो कुछ रोटियां ले आई उनके लिए। She broke it into little crumbs. और फिर उसने उन्हें छोटे छोटे क्रम्स टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी करती थी, एंड थ्रू इट टू देम। और उसके बाद माँ ने वो जो टुकड़े हैं चिड़ियाओं के लिए डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन इन चिड़ियाओं ने इस ब्रेड की कोई परवाह नहीं की। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जब हमने अपनी दादी की लाश कॉप्स बहुत ही शांति के साथ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और दूसरे दिन वो जो झाड़ू लगाने वाला स्वीपर आता था उसने इन रोटी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और डस्टबिन, जो कूड़े का बर्तन होता है उसमें, डस्टबिन जो कूड़े का बर्तन होता है उसमें डाल दिया। तो दोस्तों ये था इस कहानी की हिंदी ट्रांसलेशन और इसका एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको इस कहानी को समझने में आसानी हुई हो। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। गुड बाय।